अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी के 20-25 साल परदेश में रहकर मजदूरी करने वाला मोहम्मद रफ़ीक लालच की भेंट चढ़ गया। तावान के लिए अगवा होने वाला मोहम्मद रफ़ीक ज़िंदगी की बाजी हार गया। कौन थे अगवाकार, किस मकसद के लिए अगवा किया गया और कैसे कत्ल हुआ मोहम्मद रफ़ीक, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। एक दिल दहला देने वाला वाकया जिला टोबा टेक सिंह के शहर कमालिया में पेश आया, जहां अपने ही चचा के बेटे के हाथों एक शख्स कत्ल कर दिया गया। मुजरिम कौन की टीम को जब इस वाकये का इल्म हुआ तो हकायक अवामुन नास के सामने रखने के लिए सफर का आगाज किया। मुजरिम कौन की टीम अपने नाजरीन के सामने पहले भी हर जुर्म के पसे पर्दा हकायक लाती है और अवाम को वाकयात के मुहर्रिकात बताती है। मोहम्मद रफ़ीक, जिसकी उम्र 45 साल है और वो इलेक्ट्रिशियन के काम से वाबस्ता था। मोहम्मद रफ़ीक का इलाके में ना तो कोई किसी से झगड़ा था, ना ही कोई लेन देन का तनाज़ा, लेकिन इसके बावजूद वो एक अफसोसनाक वाक़ये का शिकार हो गया। 13 जनवरी 2025 के रोज मोहम्मद रफ़ीक हस्बे मामूल अपनी दुकान पर गया, लेकिन शाम को वापस न लौट सका। अमूमी तौर पर यही समझा गया कि मोहम्मद रफ़ीक काम की मसरूफियत के बायस आज जरा लेट है। वक्त गुजरता जा रहा था और शाम रात में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन मोहम्मद रफ़ीक का कोई पता न था। अहले खाना में इज़्तिराब बढ़ने लगा और बेचैनी की इस कैफियत में उन्होंने मोहम्मद रफ़ीक की तलाश शुरू की। काफी देर तलाश और लोगों से पूछ गुछ के बाद भी जब मोहम्मद रफ़ीक का कहीं कोई सुराग न मिला तो उन्होंने इसकी दुकान की जानिब रुख किया, तो वहां से पता चला कि मोहम्मद रफ़ीक तो 4 बजे के बाद से दुकान पर मौजूद ही नहीं है और उसके नंबर भी बंद जा रहे हैं। बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत मजीद बढ़ी और मोहम्मद हनीफ, जो कि मोहम्मद रफ़ीक का चचा है, उसने अपनी मदयत में पुलिस को सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई का आगाज किया तो दूसरी जानिब मोहम्मद रफ़ीक के अहले खाना को एक कॉल मौसूल होती है कि मोहम्मद रफ़ीक उनके कब्जा में है और उसकी जान बख्शी एक सूरत में की जा सकती है अगर वो 70 लाख रुपए उन तक पहुंचाएं। ये धमकी सुनते ही एक बात आश्कार हुई कि मोहम्मद रफ़ीक को तावान के बदले में अगवा किया गया है। केस एक और रुख इख्तियार कर चुका था। पुलिस के लिए अब यह केस एक चैलेंज बन चुका था। अगवाकारों की जानिब से मिलने वाली धमकी में कहा गया कि अगर किसी भी होशियारी से काम लिया या तावान अदा न किया तो मोहम्मद रफ़ीक को जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी अहले खाना के लिए खौफ की अलामत थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दई मुकदमा, आइए उनसे जानते हैं। नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ कुछ दिन पहले तक जिंदगी चहचहाया करती थी, जहाँ पे मोहम्मद रफ़ीक अपनी फैमिली के साथ रहता था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं जो चचा भी हैं रिश्ते में मकतूल के, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हाजी मोहम्मद हनीफ़ है और मैं मकतूल का चचा हूँ। हनीफ़ साहब, बताइएगा कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। ये इस कदर शफ़ीक, मेहरबान और प्यार करने वाला एक शख्स जो है, जो शायद किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था, किस लिए उसको अगवा किया गया और फिर अपने ही कज़न्स की तरफ से अगवा करके कैसे ये सब हुआ? देखो जी, ये लालच में आकर उन्होंने अगवा किया अपना तवान के लिए, पैसे के लिए किया। और वो बंदा तो किसी के साथ ना झगड़ता था, ना बहुत ही शफीक आदमी था और पहले भी इन लोगों की, इस जैसे घर जो हमारे फैमिली में हैं ज़रा कमज़ोर हैं, उनकी वो मदद भी करता था। तो इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए उसको अगवा किया और फिर तवान मांगते रहे। फिर उसके बाद उसको, मैं तो शहीद कहूँगा कि ऐसा आदमी जो है ना वो शहीद ही होता है। तो उसको इन्होंने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, फिर लाश को नहर में फेंक दिया। तो मोहम्मद रफ़ीक जो है, इसने अपनी तकरीबन सारी उम्र जो है वो बैरून मुल्क सऊदी अरब में जो है वो मेहनत मजदूरी की। इसने अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट किया इसने खुद, और फिर जब ये वापस आया तो ऐसा क्या था इनके रिश्तेदारों के अंदर? कोई हसद था, कोई बुग़्ज़ था, इतनी पैसे की तलब थी कि एक शख्स जिसने अपनी सारी उम्र बाहर गुजारी, जो पैसा जोड़ के अपना, जिसने आके तिनका तिनका करके आशियाना बनाया और उस आशियाने को एक झटके में इन्होंने जो है जालिमों ने वो तार तार कर दिया है। क्या इनके दिमाग में क्या चल रहा था? इनके दिमाग में यही लालच ही था, ये पैसे का लालच ही था। ये क्योंकि उसने मेहनत मजदूरी करके वहाँ से पैसा इकट्ठा किया, यहाँ पे अपनी
ज़मीन वगैरह बनाई, मकान बनाए अपने कारोबार के लिए। उसके बच्चे नहीं थे, फैमिली शादी को भी तकरीबन उसके 23-24 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बच्चे नहीं थे। तो वो उसने छोटा सा एक कारोबार शुरू किया हुआ था, जिससे मतलब है कि मियाँ बीवी का वो हिसाब किताब, यह ज़मीन थी उसकी 5 एकड़ ज़मीन थी, वो काश्तकारी खुद ही करवाता था, उसका भी आता था। और दूसरे नंबर पे उसके छोटा भाई जवेद है, उसका भी मकान बन रहा है इधर, वो भी सऊदी अरब में होता है, उसका मकान बन रहा था। तो ये सारा वो काम करवा रहा था, ईंटें वगैरह, सीमेंट, जो भी है खर्चा वो भाई बेचता था, ये करता था। तो हो सकता है कि उनके ज़हन में ये आया हो कि इसके पास पैसे होते हैं। बिल्कुल ये हो सकता है कि जी, ये जैसे आपने बताया कि ये उनको भी सपोर्ट करता रहा है, अपनी बाकी फैमिली को भी सपोर्ट करता है, तो हो सकता है कि उनके ज़हन में ये आया हो कि इसके पास तो बहुत पैसे हैं, भी ये तो अपने भाइयों को सपोर्ट कर रहा है, यही पैसे लगा रहा है भाई के मकान के, तो उन्होंने ये कर दिया। ये जो मुल्ज़िमान हैं इनसे भी आपका एक रिश्ता है, ज़ाहिर है उधर भी आप चचा हैं, उधर भी आप चचा हैं, इनके बारे में बताइएगा कि इनका उठना बैठना रहन सहन जो है, क्या ये नॉर्मल थे या ये कोई सुपर नेचुरल किस्म के शुरू से ही हैं कि इनको जो है वो क्राइम्स की जो है वो शायद ट्रेनिंग है, या शायद इनका जो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि चाका खुला हुआ था, क्या है इनका उठना बैठना कैसा था? ये जो है ना नासिर, ये तकरीबन पिछले साल दिसंबर 25 दिसंबर को सऊदी अरब से आया। ये भी 3 साल बाद, 2.5-3 साल बाद आया है। तो इसने भी पैसा उधर से कमाया होगा। तो इसने ये प्लानर जो है ना यही है, तो इसने प्लान किया। फिर आगे वो मोहम्मद अजमल वल्द बशीर अहमद है, तो ये नासिर वल्द पीरां देता है, दानिश वल्द पीरां देता है, ये 3 भाई, 2 भाई और एक वो उनका रिश्तेदार बना हुआ था, कोई रिश्ते उन्होंने किए हुए थे आपस में। तो इन्होंने ये प्लान तो इसका था। इसके बाद इन्होंने इसको अपना रफ़ीक को किडनैप किया और उसके बाद इन्होंने तमान मांगना शुरू कर दिया। ये हमारी फैमिली में तकरीबन हम लोग इतना इनसे नहीं मिलते जुलते थे। तो आपने बात की कि वो भी मेरे भतीजे हैं, ठीक है, मेरा भाई का रिश्ता है, लेकिन मैं एक ही बात करूँगा कि जब खून गंदा हो जाता है तो वो एक फोड़ा बन जाता है, तो उसको काट दिया जाता है। अब जब ये अरेस्ट हो गए हैं दोनों तरफ, आपने कहा कि जब खून गंदा हो जाए तो फोड़ा बन जाता है और फिर उसे काटना चाहिए, क्या कहते हैं अब ये पकड़े गए हैं तो किस तरह के इंसाफ का मुतालबा करें? मैं इंशाअल्लाह, मैं मुद्दई हूँ तो मैं इंशाअल्लाह दिन रात एक कर दूँगा। मुझे अपनी भी जायदाद बेचनी पड़ेगी तो मैं लगाऊँगा और इंशाअल्लाह इनको उस मंजिल तक पहुँचाऊँगा। और मैं देखूँगा इंशाअल्लाह इनकी भी लाशें ऐसे ही फांसी लगी आएँ। और पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। SHO साहब ने, खसूसन जीमन सुल्तान साहब ने बहुत शफ़क़त की है, बहुत मेहनत की है। और हमारे ये मुल्ज़िम अगर भाग जाते, कहीं दूर चले जाते तो शायद गिरफ्त में ना आते, लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश के साथ और बहुत हिम्मत के साथ इनको गिरफ़्तार किया है। और इंशाअल्लाह आगे मैं ये इल्तिजा करूँगा अदालतों से कि वो हमें इंसाफ दें। और DPO साहब जो हैं वो उन्होंने भी बहुत शफ़क़त की हमारे ऊपर। तो IG साहब से मैं ये इल्तमास करूँगा कि ऐसे अनासर जो हैं ना, उनको किसी भी महल्ले, किसी भी शहर, किसी भी गली में हो, तो इनको पुलिस जो है ज़रा भी किसी किस्म की कोई छूट ना दे, कि क्योंकि ये एक काम कर लेते हैं ना तो फिर इनको पता होता है कि हमें तो किसी ने पूछा, हम तो ये पैसे दे दिए, वो कर लिया, ये कर लिया, तो इनको छोड़ दिया जाएगा तो ये आगे आके तो फिर ये बहुत बड़े बदमाश बन जाएंगे। वो और इसके लिए वो ये जो लोग हैं इनका फांसी पे चढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये कल को आएंगे तो फिर ये हमारी फैमिली को और खदशा है, इनसे और डर है। फांसी पे चढ़ना ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, मकतूल रफ़ीक के चचा और इस मुकदमा के मुद्दई हमारे साथ मौजूद थे। खून जब सफ़ेद हो जाए, लालच जब हद से बढ़ जाए,
تو رشتوں کا تقدس پامال ہو جایا کرتا ہے. اور اس کیس میں بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی دیکھنے میں آیا کہ سکے چچا تایازاد بھائیوں نے رقم کے لیے، پیسوں کے لیے لالچ میں آ کر اپنے بھائی کو اغوا کیا اور پھر بے دردی سے اس کا قتل کر دیا. ورثات جو ہیں، مدعی مقدمہ جو ہیں، وہ حکومت سے، اعلیٰ حکام سے اپیل کر رہے ہیں اور پرعزم ہیں کہ وہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. ناظرین، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جس میں کزن کے ہاتھوں کزن پہلے کڈنیپ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب تاوان کے لیے لالچ میں آ کر سب کچھ کیا جاتا ہے. کیا محرکات تھے، کس طرح سے یہ ساری سٹوری اسٹیبلش ہوتی ہے، ملزمان نے کیسے جو ہے وہ اس سب کا ارتکاب کیا، جاننے کے لیے ہم اس وقت تھانہ سٹی کمالیہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایس ایچ او انسپیکٹر جیون علی خان موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا کہ یہ ہمارے جو رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے، خون سفید ہو گیا ہے، اور یہ جو اتنا انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا ہے جس میں کزنز نے جو ہے وہ سازش کر کے کزن کو پہلے کڈنیپ کیا اور پھر تاوان کے لیے کال کی اور پھر مرڈر کر دیا. کیسے پولیس کو اطلاع کیسے ملتی ہے، آپ پولیس جو ہے اس میں انوالو کیسے ہوتی ہے اور کیسے پھر اس کو ٹریس کیا جاتا ہے؟ 14 تاریخ جو ہے یہ جنوری کی 2025، تو اس میں ہمیں اطلاع موصول ہوتی ہے، کمپلینٹ آتی ہے کہ ہمارا جو بندہ وہ اغوا ہو گیا ہے. تو ہمیں کال آئی ہے انٹرنیٹ نمبر سے، تو کال بھی ہم نے سنی، اپلیکیشن لی، اس پہ ہم نے فوری FIR دی. چونکہ ہمارے افسران IG صاحب اور RPO صاحب، DPO صاحب کی جانب سے ایسے معاملات میں کوئک ایکشن اور کوئک ٹیمیں، مطلب اس میں ہم نے CIA کو انگیج کیا، CDO برانچ جو ہماری ڈیجیٹل انویسٹیگیشن، لوکل ہمارا جو سیکورٹی سسٹم اس کو انگیج کیا. تو اس میں ہم ساری چیزیں کرتے ہوئے جو مغوی رفیق تھا اس کی تلاش کے لیے ہم نے مطلب ساری چیزیں کرنی شروع کر دیں. اور جو کال موصول ہوئی تھی اس کے حوالے سے ہم نے ڈیجیٹل انویسٹیگیشن سے کافی ہیلپ لی، اور کافی سسپیکٹ جو ہمارے تھے لوگ ان کے بھی ہم نے CDRs وغیرہ لیے، اور جو مغوی تھا اس کی لاسٹ لوکیشن، اس پہ بھی لاسٹ کالز جو تھیں ان پہ بھی کام کیا. تو اس حوالے سے جتنی بھی ایفرٹ پازیٹیولی ہم کر سکتے تھے ہم نے کی. لیکن نیکسٹ ڈے جو ہمارا 15 تاریخ، 14 سے 15 تاریخ، اگلے دن جو ہے نا ہم نے کچھ ایک اور کال آئی اور اس کال پہ ہم نے رسپونڈ کیا اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہم نے بنوائی. اور ہم نے چونکہ مدعی فریق کو اپنے برابر انگیج کیا ہوا تھا اور جو ٹیکنیکس ہم کرنا چاہ رہے تھے ان ٹیکنیکس کی مدد سے ہم نے اپنے لیول پہ چیزوں کو کیا. اچھا سر، بتائیے گا کہ جو رینسم کال تھی، جب تاوان کے لیے کالز تھی، ٹوٹل کتنی کالز کی گئی ہیں، اور کیا پہلی کال کے بعد جتنی بھی جب انہوں نے پولیس سے رجوع کر لیا تو کیا پولیس نے ان کو مانیٹر کیا، کوشش کی کہ ان کی لوکیشن کا پتہ چل سکے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ وہ انٹرنیٹ بیس تھی، راؤٹ ہو کے کال آ رہی تھی، لیکن کیا جو باقی کالز ہیں ان کو پولیس نے مانیٹر کیا؟ یس، ہم نے ان کو مانیٹر ریکارڈنگ کی حد تک تو کیا. ہم نے جو ہے نا مغوی کی بیوی کو جو ہے نا ہم نے الگ سے موبائل دیا اور جو کالز آ رہی تھی ہم نے ان کو باقاعدہ ریکارڈ کروایا. اور ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کہیں مطلب کہ سیلولر نمبر پہ آ جائیں اور ہمیں کال کریں تاکہ ہم اس لیول پہ جو بھی نمبر آئے گا ہم اپنا ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں لے کے جائیں گے. اور کتنا تاوان کتنا جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا گیا؟ فرسٹ کال میں تو 70 لاکھ تاوان ڈیمانڈ کی گئی. پھر سیکنڈ کال میں 50 لاکھ، اور اینڈ کال جو انہوں نے کی، ٹوٹل 4 کالز تھیں، 5ویں کال تو ان کی ڈراپ ہو گئی تھی، تو اس میں لاسٹ انہوں نے 35 لاکھ کا. پولیس انوالو ہوتی ہے، پولیس نے اپنا نیٹ ورک جو ہے بچھا دیا، ڈیجیٹل سرویلنس بھی جاری ہے ان کی. آگے پھر کیسے جو ہے اب شک کیسے گزرتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ بہت ساری لوکیشنز، CDRs، بہت سے لوگوں کو سسپیکٹ بھی جانا گیا. پھر جو یہ ملزمان ہیں ان تک پولیس کی جو رسائی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟
یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو بندہ مطلب توان کے لیے کال کر رہا تھا وہ بیسیکلی وہ سریکی تھا، اور وہ جو اردو بول رہا تھا وہ سریکی مکسنگ تھی. تو اس میں ہم نے ان کے سارے فیملی ممبرس کو بلایا، مطلب کہ مغوی کے. تو ان سے ہماری مطلب کہ وہ کال کو ہم نے بار بار ریپیٹڈلی سننے میں ہم نے یہ چیک کیا ان کی ساری فیملی سے کہ ایسا کوئی بندہ جو آپ کے فیملی یا دیگر آپ کے ملنے والے یا رشتہ داروں یا اہل محلہ میں سے کسی بندے کا کوئی لنک کسی سرائکی بندے سے ہو، اور مطلب یا وہ ادھر کوئی جان پہچان رکھتا ہو. ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ کوئی ان کے فیملی میں یا فیملی سے لنکڈ لوگ ہیں جو مطلب کہ یہ کال کر رہے ہیں، تو ان کی سارے مطلب کہ جانتے ہیں. تو جب اس کی ریکارڈنگ ہم نے لگائی تو اقبال نامی بندہ جو مطلب کہ اصل ملزمان کا ماموں ہے، تو اس نے انکشاف کیا کہ یہ آواز تو فلاں بندے کی لگتی ہے جس کا نام اجمل ہے، اور وہ ناصر کا دوست ہے، اور ناصر کے گھر کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے آیا ہوا تھا. تو شک یہی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے. تو یہ ہمیں شک گزرنے پہ ہم نے پھر ناصر ملزم پہ کام کرنا شروع کیا. ناصر کو ہم نے اریسٹ کیا مطلب 15 تاریخ شام کو. جب اریسٹ کیا تو اس سے ہم نے مکمل تفتیش کی. تفتیش میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ ہم نے اجمل کو اسی معاملے کے لیے بلایا ہوا تھا، تو ہم نے اغوا کیا ہے، تو اب ہم اس کو قتل کر چکے ہیں. تو پھر ہم نے اس کے بھائی دانش کو پکڑا، پھر اس کے بعد اجمل کو کوٹدو سے پکڑا. تو سیم نائٹ ہم نے مطلب کہ مغوی کے موبائل جو انہوں نے بند کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی لیے، اور موٹر سائیکل جو مغوی کا تھا وہ بھی لیا، اور اس کی پاکٹ میں جو چیزیں آئی ڈی کارڈ، اقامہ، یہ دیگر چیزیں بھی ہم نے قبضہ میں لی. تو انہی کے انکشاف پہ جو ہے نا ہم نے ناش جو ان لوگوں نے انکشاف کیا تھا کہ نیر جو ہے پیرمل برانچ جو گوگیرا برانچ سے نکلتی ہے پیرمل کے لیے، تو اس میں ہم نے شوٹ آؤٹ کر کے ڈیڈ باڈی کو نہر میں پھینک دیا. تو ظاہر ملزمان کی نشاندہی پہ ہم نے وہ چیزیں کی. تو وہ چیزیں کرنے پہ پتہ چلا کہ واقعی انہوں نے یہاں پہ شوٹ آؤٹ کیا کسی کو. تو چونکہ ڈیڈ باڈی شوٹ آؤٹ کرنے کے بعد انہوں نے نہر میں پھینک دی تھی، 2 فائر لگے ہوئے تھے. تو رات کو لیٹ نائٹ ہم نے پھر سرچ لائٹس کی مدد سے اس کو نہر سے تلاش کیا. تقریباً کچھ 1 کلومیٹر دور نہر میں ناش ہمیں مل گئی. ناش کے فیس کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی تھی گرین، اور ماسک لگا ہوا تھا، اور ہاتھوں پہ بھی ٹیپ لگی ہوئی تھی. جی صاحب یہ بتائیے کہ پولیس کو اطلاع ملنے سے لے کر یہ جہاں تک ہم ابھی پہنچے ہیں لاش کو ڈسکور کر لینے تک، اس کو فائنڈ کر لینے تک، اعلیٰ حکام کے نوٹس میں آپ کی سربراہی میں ٹیم بننے میں یہ کتنا لگتا ہے؟ پولیس کی کوئی انفارمیشن ملتی ہے کڈنیپ کی اور ڈیڈ باڈی ریکور ہوتی ہے، یہ ٹائم سپین کتنا ہے؟ اس میں ہمیں تو 14 تاریخ کو معاملہ رپورٹ ہوتا ہے، 14 تاریخ دوپہر کو معاملہ رپورٹ ہوتا ہے، تو فوراً FIR ہو جاتی ہے. فوراً ہی مطلب ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں ڈیجیٹل انویسٹیگیشن کے لیے. CTO برانچ کو، CIA کو، سسپیکٹس کے، اور لوکل مخبری، ساری چیزیں ہم سیم ٹائم کر رہے ہوتے ہیں مطلب کہ ود نو ٹائم. اور اگلی نائٹ بھی ہم نے ساری چیزیں کی. اگلے دن جب کالز آئیں تو وہ بھی ہم نے ٹیپ کروائیں، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مطلب کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جو مطلب کہ ہمیں ممکن تھا کہ یہ لوگ یہ چیزیں کروا سکتے ہیں یا مطلب کہ کوئی رائے بن سکتی ہے. تو ان چیزوں میں مطلب کہ کچھ دیر نہیں ہے. لیکن بیڈ لک یہ ہے کہ چونکہ یہ ان کا ریئل کزن تھا، اغوا کرنے کا یہ ریئل کزن تھا، تو ظاہر ہے اب چونکہ یہ انکشاف بھی کر چکے ہیں کہ ہم نے انکشاف مطلب کہ توان لینے کے بعد بھی ہم نے اس کو قتل ہی کرنا تھا. جو کہ انہوں نے ہر صورت اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہی تھا، پیسے مل جاتے نہیں ملے ان کا یہ تھا کہ نشان مٹائیں گے، اس کو مرڈر کرنا تھا انہوں نے ہر صورت. ہاں مطلب یہ مرڈر کر چکے تھے اور یہ بھاگنے کے چکر میں تھے، اور مطلب چونکہ پولیس ان تک پہنچ چکی تھی تو یہ ہم نے ان کو پھر ورک آؤٹ کر لیا. مطلب یہ تھا کہ پیسے ملنے کے بعد ہی ان لوگوں نے کیا. جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب تو پیسے ملنے نہیں ہیں تو ہمیں دیر بھی ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم آگے کیری نہیں رکھ سکتے،
تو ان لوگوں نے تب جا کے اس کو مرڈر کر دیا. سے جو ہے دوران تفتیش وہ جو باقی جو ایویڈنسز تھے آلۂ قتل وغیرہ جو ہے ساری چیزیں ریکور کر لیں. مطلب جو پروسیکیوشن کے لیے چیزیں ہیں جو شواہد ہیں وہ ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, اور جو مطلب کہ چیزیں ود دی پیسج آف ٹائم وہ ہم میچور کر رہے ہیں. صاحب یہاں میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ کیا ان ملزمان کے خلاف پولیس اتنا مضبوط کیس فائل کر پائے گی کہ ان درندوں کو قرار واقعی سزا دی جا سکے, اور پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی لوپ ہول رہ جائے اور یہ درندے جو ہیں پھر کچھ عرصے چند سالوں کے بعد انہی گلیوں بازاروں میں دوبارہ دندناتے ہوئے نظر آئیں؟ اس میں ہمارے ایس پی صاحب انویسٹیگیشن, ڈی پی او صاحب اس کو پوری تفتیش کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ساری چیزیں جو ہے نا ود کنسینٹ آف سینئرز اور پروسیکیوشن برانچ جو ہمارے کیس کو درست طور پر پروسیکیوٹ کرے گی اور ملزموں کو قرار واقعی سزا ملے گی, اور پروسیکیوشن بھی اس ہمیں ہمارا برابر جو ہے نا ہمیں ان سے گائیڈ لائن مل رہی ہے کہ یہ چیزیں جو ایکچوئل چیزیں ہیں وہ ایکچوئل برآمد ہونی چاہیے, اور ایکچوئل چیزوں کو فرنزک باقی جو دیگر چیزیں ہیں وہ ہم مطلب کہ ایک پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اس پہ کہ کیس فائل کو ایسے اچھے تیار کریں کہ یہ بچ نہ پائیں اور واقعی ان کو ان کے کیے کی سزا زیادہ سے زیادہ مل سکے. ناظرین اکرام, انسپیکٹر جیون علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے کمالیہ میں پیش آنے والا ایک واقعہ جس میں کزنز نے اپنے کزن کو تاوان کے لیے اغوا کیا اور پھر مرڈر کر دیا. پولیس نے اس میں کس طرح اپنے پروفیشنلزم سے مہارت سے کام لیتے ہوئے جو ہے وہ نہ صرف ان کو ٹریس آؤٹ کیا بلکہ وہ پابند سلاسل بھی ہیں, اور پولیس ان کے خلاف ایک مضبوط کیس تیار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے بھی پرعزم ہے. ناظرین, محمد رفیق کے مزید کچھ اہل خانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے رشتہ دار, ان سے جانتے ہیں کہ یہ سب واقعہ جو ہے کیسے پیش آیا, ان کو کیسے پتہ چلا کہ ان کا اپنا ہی ایک عزیز رشتہ دار جو ہے وہ ملوث ہے اس سارے واقعے میں. السلام علیکم جی, نام بتائیے گا. السلام, مشتاق احمد میرا نام ہے جی. یہ رفیق جو ہے مقتول, اس کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ جی میں ان کا ماموں ہوں. ماموں ہیں آپ. اچھا بتائیے گا کہ کیسے آپ کو پتہ چلا. ایک تو یہ واقعہ بہت بدقسمتی سے جو ہے رلا دینے والا واقعہ ہے, رونگٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ خون سفید ہوا پڑا ہے. کیسے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کو جو ہے وہ پہلے اغوا کیا گیا اور بعد میں اپنوں کے ہاتھوں قتل کر دیا؟ دیکھیں جی, یہ واقعہ جو ہوا ہے اس پہ جتنا ہی کیا جائے احتجاج بہت کم ہے, لیکن یہ ہمیں جو پتہ چلا ہے نا وہ تو ایک نامعلوم کال سے پتہ چلا کہ بھئی ہم نے اس کو اغوا کر لیا ہے. پھر 70 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں. وہی اغوا کار, جب اس اغوا کار کی آواز ہم لوگوں نے ٹیپ کر کے سنی پھر وہ آئیڈینٹیفائی ہوا, لیکن آئیڈینٹیفائی ہونے پر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے قریبی ہیں. اس خوف سے, پکڑے جانے کے خوف سے انہوں نے جا کر اس کو یہ کر دیا, قتل کرنے کے بعد نہر میں بہا دیا. نہایت ہی یعنی افسوسناک واقعہ ہے کہ اپنے ہی کزن, یعنی ہم ان کو بھی جانتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں, دونوں ہمارے قریبی ہیں. نہایت ہی دل خراش یہ واقعہ ہوا. اب ہماری ڈیمانڈ حکام بالا سے یہی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے. قرار واقعہ سزا دی جائے. السلام علیکم جی, آپ بتائیے گا آپ کا نام. میرا نام شبیر احمد ہے. شبیر صاحب, آپ کا مقتول کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ میرا بھتیجا بھی تھا اور میرا داماد بھی تھا, میرے بڑے بھائی کی بیٹی ان کے گھر میں ہے. تو بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ ہم لوگ یہاں پہ نیبر ہیں, یہ ساتھ والا گھر میرا ہے. اچھا, رہائش بھی قریب قریب؟ رہائش بھی قریب ہے, اور سعودی عربیہ بھی ہم لوگ اکٹھے رہے ہیں 15-20 سال. آپ کا تو پھر جو باقی رشتہ دار ہیں ان سے زیادہ بڑا اور گہرا تعلق. سب سے زیادہ کوارڈینیشن تھی اس کے ساتھ. نہایت ہی شریف آدمی تھا, نہایت ہی شفیق انسان تھا. میرے سے سب سے زیادہ میرے ساتھ ہی ٹائم گزرا اس کا, سعودی عربیہ میں بھی اور یہاں بھی. تو ہم لوگ تو اس دن سے اتنے سیڈ ہیں کہ صدمے سے باہر نہیں آ رہے. تو بہت شفیق انسان تھا, بہت ظلم کیا اس کے ساتھ ان لوگوں نے. بتائیے گا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ اس کا مرڈر کر دیا گیا ہے تو اس وقت کیا آپ کو کنفرم ہو چکا تھا کہ اس کے اپنے ہی جو ہیں وہ چچا تایازاد بھائی اس میں ملوث ہیں, یا پھر بعد میں جو انویسٹیگیشن میں پولیس کو پتہ چلا؟ کیا یہ خبر ایک عام شہری کے لیے بجلی بن کر نہیں گرتی کہ ایک قتل اتنا بڑا واقعہ اور پھر اپنوں کے ہاتھوں قتل, وہ بھی لالچ کے لیے؟
आपको मालूम कैसे हुआ? वो हम लोगों को पहले, जैसे आपको पहले बताया कि उसकी जो किडनैपर था ना, जिसकी साउंड से हमें आइडिया हुआ कि ये आदमी हमारे कुछ अपने जानने वालों का है, तो पहले आइडिया हो चुका था, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर चुके थे कि कुछ इन लोगों पे इनमें सस्पेक्ट है। लेकिन जब लोग ये रिकवर करने गए उस वक्त हमें नहीं था आइडिया कि ये लोग इतना बड़ा इक़दाम भी कर सकते हैं कज़न हो के। ये हमें आइडिया हो गया था कि ये हो चुका है कुछ, लेकिन ये नहीं था पता कि ये उसको ख़त्म कर चुकी है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्योंकि आपने बहुत टाइम गुजारा उसके साथ, आपको लगता है कि अगर ये लोग आइडेंटिफाई ना होते और इसी तरह कॉल्स का सिलसिला जारी रहता तो कुछ ना कुछ करके तावान का अगर बंदोबस्त हो जाता, फ़र्ज़ करें 50 लाख उसको उनको दे भी देते, तो क्या फिर भी ये उसको ज़िंदा छोड़ते? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग तावान का भी अरेंज कर रहे थे, तो तावान भी हम देने के लिए राज़ी थे, लेकिन हम लोग हर कॉल में यही कह रहे थे उनको कि हमारी बात करवाएं रफ़ीक से, हाजी मोहम्मद रफ़ीक से बात करवाएं, ताकि हमें श्योर हो कि वो ठीक हैं, सेहतमंद हैं, ठीक है, हम लोग आपको पैसे देते हैं। हम लोग इस पे भी एग्री थे, पैसे दे के भी उसको रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो लोग उससे बात नहीं करवा रहे थे। किसी कॉल में भी, हर कॉल में कहते नेक्स्ट कॉल में बात करवाएंगे, नेक्स्ट कॉल में बात करवाएंगे, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं करवाई। इसी वक्त आपको पता चला कि वो जो गायब है, वहाँ से आपको इत्तला मिलने तक कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, ये कितने दिन का टोटल टाइम स्पैन? ये तो मैक्सिमम 1 आवर 2 आवर की बात है। उससे पहले हम लोगों को इन पे सस्पेक्ट हो चुका था और पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे। अच्छा, ये एक घंटों में मतलब ये सब कुछ हो? हाँ हाँ, वो तो मेरे ख्याल उसी वक्त ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, जब ये लोग नहर में उसको फेंक के आए ना, विदिन 1 आवर पुलिस ने रेड किया है और जाके लाश रिकवर किया है, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा उसमें। क्या कहते हैं आप, किस तरह के इंसाफ का तकाजा कर? हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं हुकूमत पंजाब से कि इंसाफ किया जाए। मकतूल इंतहाई शरीफ आदमी था, कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं, कोई भी किसी किस्म की चपकलिश नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हवस और लालच और पैसों के लिए इतना कुछ किया। बहुत तकलीफ़ हो रही है। लालच के लिए कत्ल किया गया मोहम्मद रफ़ीक, उसके तमाम अहल खाना, तमाम अजीज़ व क़ारब और रिश्तेदार यही मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है इसको इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइएगा नाम अपना? मोहम्मद लियास मेरा नाम है। लियास भाई, आपका क्या रिश्ता था मकतूल? मेरे कज़न थे कज़न है जी। अच्छा, बताइएगा कि किस तरह ये सारा जो है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या लालच इस हद तक बढ़ चुका है कि हम अपने तायाजाद, चचाजाद, जो करीबी रिश्ते हैं, इनको कत्ल करने से भी दरेग नहीं करते? बस ये लालच और पैसे की हवस की वजह से ही सारा काम हुआ है जी। बस उनके जहन में लालच आ गया, तो लालच की वजह से उन्होंने अगवा किया और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया। क्या कहते हैं, किस तरह का इंसाफ आप मुतालबा करते हैं? हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कि ये दोबारा वापस आके दोबारा कोई ऐसा काम ना कर सकेंगे। इनको फांसी की सज़ा दी जाए और इनको बस अब क्या बोलें, हमें तो बहुत नाज़रीन किराम, ये वो रिश्ते हैं, भाई भाइयों के बाजू हुआ करते हैं, भाई एक ही वालिद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भाई, और आगे उनकी औलादें, ये चचा ताया जो जान से अजीज़ होते हैं, जो अपने भतीजों को कंधों पे बिठा के खिलाते हैं और बचपन जो है उनकी गोद में गुजरता है। ये रिश्ते ज़रा से लालच में ऐसे पामाल होते हैं, ऐसा लालच जो है वो जहनों में फतूर डालता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। यहाँ पे तमाम अजीज़ व अकारब जो हैं वो यक ज़ुबान हैं और उनका एक ही मुतालबा है हुकूमत से, अदलिया से, कि मुल्ज़िमान को ऐसी करार वाकई सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो इस तरह से रिश्तों को पामाल करने की। नाज़रीन, कमालिया में ओवरऑल क्राइम की क्या सूरत हाल है और इस केस से मुतालिक क्या अपडेट, पुलिस का क्या किरदार रहा, कितने अरसे में जो है वो मुल्ज़िमान को ट्रेस किया गया, ये जानते हैं। कमालिया में मौजूद सिटी न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदा रिजवान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, बताइएगा कि ये जो स्पेसिफिक केस है जिसमें तावान के लिए एक शख्स को अगवा किया गया और अपने ही रिश्तेदारों की जानिब से और फिर बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया गया,
कैसे ये वाक़या रिपोर्ट होता है? आपने इसका ज़ाहिर है पूरा इसको देखा, इस वाक़ये के ऊपर इसका फॉलो अप भी दिया, तो ये सब हुआ कैसे? जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने टाइम भी निकाला है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये तकरीबन 1.5 माह के पहले ये वाक़या पेश आया था, जिसमें रफ़ीक नामी शख्स जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था कमालिया में मकबूल कॉलोनी में, उसको उसके सगे चचाजाद भाई ने यहाँ पर अगवा किया तावान के लिए, और मुख्तलिफ़ अननोन नंबर्स से कॉल्स करता रहा कि उसको तकरीबन 70 लाख के करीब तावान चाहिए, अगर वो उसको तावान नहीं दे जाएगा तो उसको जो है वो कत्ल कर देंगे। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ है उसको कच्चे का जो है वो रंग दिया जा रहा था कि वो किया है, लेकिन उसने जो है गला मंडी के करीब ही उसने रेंट पे अपना घर लिया हुआ था। जो अगवा करने वाला था वो भी सऊदी अरब से ही आया था, और जो उसके रिश्तेदार हैं उनका ये कहना था कि हमें किसी भी रिश्तेदार को नहीं पता था कि वो सऊदी अरब से यहाँ पे आया हो। उसने अपने से रफ़ीक नामी जो उसके चचा का बेटा था उसको अगवा किया और अपने ही घर में उसको यरगमाल बनाए रखा, जबकि पुलिस को जब शुबा हुआ तो शक के शुबा में उसने जो कत्ल करने वाला था उसको अरेस्ट किया। तो उसके बाद जो है तमाम तर मामला सामने आए। रिजवान भाई, ये अपना ही खून जो है जब सफ़ेद हो जाए, चंद पैसों के लिए, कुछ माली मफादात के लिए कत्ल जैसा फ़ेल जो है, जिसकी किसी सूरत भी जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती और जितनी मजम्मत की जाए कम है, पुलिस को कैसे, जब आप कह रहे हैं कि उसके ख़ानदान वालों को नहीं पता था कि वो इधर आ गया है और उसने कोई रेंट पे बाकायदा प्लान करके वो मतलब उसने सारा जो क्राइम है वो कमिट किया, पुलिस ने फिर कैसे, क्या कोई पुलिस ने कोई टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाई, कोई टेलीफोनिक उनकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पकड़ी थी, कैसे पुलिस उन तक कैसे पहुंची? अच्छा बिल्कुल, ये जिसके फैमिलीज़ थी, क्योंकि आपस में ये रिश्तेदार थे, जब ये सारा वक़ूआ हुआ तो वो भी जो है सामने आ चुका था। जो पुलिस के साथ भी पुलिस का जब ये कहना है कि वो वर्क करवाता रहा कि इसको जो है ट्रेस किया जाए, तो उसके बाद जब ये तमाम तर मामलात हुए तो पुलिस को जो है शक की बिना पर पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। तो उसने तब तक एडमिट नहीं किया था, तो पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन्स वगैरह और जो ज़रूरी सामान था वो लेकर रख लिया। जबकि वो अपने घर वापस आया तो उसके बाद जो उसके साथ अगवाकार थे, यकीनन वो 2 से 3 लोग थे। जो एक उनका जो दोस्त था वो कोट अद्दू से आया हुआ था स्पेशल इस काम के लिए, उसको जो है उसने कहा कि अब जो है पुलिस को भी शक हो चुका है, घर वालों को भी शक हो, जिस पर वो डर की बिना पर या ख़ुद को बचाने के लिए जो है उन्होंने जो वो रफ़ीक नामी जो शख्स है उसका कत्ल किया। अब जो पुलिस ने जो है वो तीनों को अरेस्ट कर लिया हुआ? हाँ जी, जो मुलजमान हैं वो जो 2 मौका पर ही मुलजमान अरेस्ट हो चुके थे, जबकि जो है कोट अद्दू वाला है वो 1 से 2 दिन के बाद उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। और जो मकतूल की लाश थी वो भी करीबी नहर है, वो उससे जो है रात को तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब बरामद कर ली गई थी। नाज़रीन इकराम, रिजवान खान हमारे साथ मौजूद थे, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर हैं, कमालिया में जो है वो देखते हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो सके चचाजाद भाई ने तावान के लिए, पैसों के लिए जो है वो अपने ही तायाजाद भाई को जो है वो पहले अगवा किया और फिर उसके बाद मर्डर कर दिया। पुलिस ने जो है वो मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है और अब पुलिस एक मजबूत केस फाइल करेगी। देखते हैं कि मुलजिमान को सज़ा किस तरह की। नाजरीन, वीरानी का मंजर पेश करता हुआ ये घर जिसके दरवाजे अब मुकफ़ल हैं, यहाँ पे ज़िंदगी चहचहाया करती थी। मेरे साथ कुछ दोस्त मकतूल के मौजूद हैं, हमसाए भी हैं, दोस्त भी हैं, जिनके साथ उसका वक्त गुजरा, जिनके साथ उसके दुख सुख साझे थे। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान अशरफ है। इरफान भाई, बताइएगा कि आप मकतूल के दोस्त भी हैं, यहाँ पे आप रिहाइश पजीर भी हैं, कैसा उसका रहन सहन कैसा था, उसका उठना बैठना, उस ज़िंदगी कैसी गुजारता था? जी, रफ़ीक साहब एक इंतहाई शफीक और मुहिब इंसान थे। वो गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाले इंसान थे, और मेरा कोई उनके साथ कोई 15-20 साल का एक रिश्ता था, तल्लक था, दोस्ती वाला। उनके छोटे भाई मेरे क्लास फेलो थे, वो मुझे भी अपने छोटे भाइयों की तरह ही ट्रीट करते थे। तो उसमें कोई ऐसा आंसर नहीं था कि वो किसी को हर्ट करें या वो कोई उसका कोई दुश्मन बन सके। तो ये सिर्फ सारा बस लालच और हसद की एक खेल थी, जिसने पूरे घर को जो है वीरान कर दिया, उजाड़ के रख दिया। कोई ऐसी उनकी आदत, कोई ऐसी बात जो अब याद आती है? क्योंकि जो शख्स हम में नहीं रहता, जो अल्लाह ताला के पास चला जाता है, उसकी बहुत सारी यादें, उसकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो दिल को एकदम मुट्ठी में ले लेती हैं। यार, ये आदत उसकी हम लोगों में से बहुत कम लोगों में थी। क्या ऐसी आदत थी मोहम्मद रफ़ीक? रफ़ीक भाई की एक जो सबसे अच्छी आदत थी, वो जब भी किसी को मिलते थे इंतहाई वो हंसने वाले चेहरे के साथ मिलते थे। और मुझे तो अक्सर वो यानी कि ना चौधरी साहब कह के बुलाते थे, हालांकि मुझसे बड़े थे। तो उनकी शॉप थी इधर अब्दुल्ला शॉपिंग सेंटर के साथ, अल फजर के नाम से। तो मैं जब भी वहाँ से गुजरता था तो उन्होंने कहना, चौधरी साहब आ जाओ, कोई तुहानू चाय दा कप लाइए।
तो अभी भी जब भी वो कभी आंखें बंद करते हैं तो उनका चेहरा आगे आता है, तो वो यकीन नहीं आता कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। लेकिन हमारी अब जो अरबाब इख्तियार या अदलिया से हमारी से यही गुजारिश है कि पुलिस ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, उन्होंने मुलजमान को अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट करके अब वो उनको जुडिशल करवा देंगे, तो अब अदलिया इंसाफ मुहैया करे ताकि इस तरह के दोबारा जो मामलात हैं, जो इस तरह के दोबारा इंसिडेंट हैं, वो रूनमा ना हो सके। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाला एक मोहब्बत करने वाला इंसान सिर्फ लालच की भेंट चढ़ गया। चंद पैसों के लिए अगवा किया गया मोहम्मद रफ़ीक, बेदर्दी से अपनों के हाथों कत्ल कर दिया गया। अहले इलाका, दोस्त अहबाब इस बात का जो है बरमला इजहार करते हैं कि वो शख्स किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। तकाजा कर रहे हैं तमाम अहले इलाका और दोस्त अहबाब के मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी। नाज़रीन, ये एक ऐसा सानहा है जिस पे हर आंख अश्कबार है और हर कोई मजम्मत कर रहा है। मेरे साथ कुछ और इलाका मकीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाह नदीम है। शाह साहब, बताइएगा कि ये वाक़यात उन चंद वाक़यों में से एक ख़ास तौर पे ये ऐसा वाक़या है जिसमें लालच, हवस जो है वो एक पूरा हंसता बसता घर उजाड़ गई और खून जो है वो इतना सफ़ेद हो गया कि अपने ही चचा तायाजाद भाई जो हैं वो कत्ल जैसा फेल कर बैठे हैं तावान के लिए। कैसे देखते हैं आप कि हमारे सोसाइटी को क्या होता जा रहा है? क्या कहाँ पे जाके हम जो है वो रुकेंगे? ये सिलसिला कहाँ ख़त्म हो? जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें हफ्से ज़र की खातर जो है वो इतने मुक़द्दस रिश्तों को पामाल किया गया है। मैं तो इसे इंसानियत का कत्ल कहूँगा कि इंसान जो है इस तरह के वाक़यात को देखता है तो एक बार उसका दिल दहल जाता है कि रिश्तों में भी इंसान किस पे एतबार कर सकता है, किस पे एतबार नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये इतने करीबी रिश्तों में सिर्फ रुपए पैसे के लालच की खातर, तमाम नफसानी की खातर जो है वो इतना अंदोनाक वाक़या जो है वो इन्होंने मुर्तकब किया है, तो जिस पे जो है वो सारे इलाके के लोग जो हैं वो खौफ व हरास में मुब्तला हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि फ़ॉल्ट लाइन कहाँ पे आप देखते हैं? क्या क्योंकि पहले ऐसे वाक़यात नहीं हुआ करते थे, या अगर होता था तो बहुत रेयर, शाज़ व नादर। अब रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। फ़ॉल्ट लाइन कहाँ पे देखते हैं? क्या हमारी परवरिश में कोई फ़ॉल्ट है, या भूख अफलास ने जो है वो इस कदर डेरे जमा लिए हैं कि जो तमा और लालच है वो हमारे कंधों पे सवार हो चुकी है? फ़ॉल्ट लाइन बेसिकली कहाँ देखते हैं? जी, इसमें ज़ाहिर है भूख और अफलास जो है इसके ये भी एक एलिमेंट जो है इसमें होता है कि लोग जो हैं उनके पास जो हैं वो अब ऐसे ज़राए नहीं हो हैं कि वो अपने रोज़गार कमा सकें। तो जब वो बेरोज़गार हैं और भूख और अफलास की ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर वो जराइम की तरफ जो है वो उनका रुझान हो जाता है, जिसकी वजह से इतने अंदोनाक वाक़यात होते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि मेहनत मजदूरी करके हर बंदा जो है वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाले, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो नेचुरली, मैं कह सकता हूँ कि उनमें जो है वो मुजरमाना एलिमेंट्स होते हैं कि जिनकी वजह से वो जो है वो किसी चीज़ का वो पास नहीं करते और जो ऐसे जराइम का इर्तिकाब करते हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पे तवक्कुल और कनात जब ख़त्म हो जाए तो फिर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जैसा मोहम्मद रफ़ीक के साथ पेश आया। ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनमें हम ये रिपोर्ट करते हैं कि खून सफ़ेद हो गया है और खून का प्यासा हो गया है। अपने रिश्तेदार जो हैं वो अपने रिश्तेदारों को चंद पैसों के लिए न सिर्फ अगवा करते हैं बल्कि कत्ल कर देते हैं। तो अल्लाह पे तवक्कुल शायद वो टूल है जिसको हम अपना कर जो है अपनी ज़िंदगियों में ठहराव और सुकून ला सकते हैं। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि किस तरह कमालिया में लालच में आकर कज़न्स ने अपने कज़न को किडनैप किया और फिर उसके बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सवाल है यहाँ पर लालच का। लालच वो पट्टी है जो इंसान की आंखों पर बंध जाती है तो फिर रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो जाया करता है। टीम मुजरिम कौन हमेशा ये कहती है कि अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में एहतियात बरतिए, क्योंकि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।